तो चैप्टर हमारा आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ पे जो कर्व है वो कैसे ड्रॉ किए जाते हैं उसका मैंने नॉलेज आपको दे दिया, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेन चीज़ है डायग्राम। डायग्राम सही होगा तो ही फिर हम सही से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसमें हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप्स के कर्व दिए जाएंगे और हमें जो भी एरिया होगा उस अंडर द कर्व गिवन लिमिट्स के अंदर हमें दिया जाएगा कि कैसे उसको फाइंड करना होगा, कैसे उसे करना है, वही आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो इस चीज़ को करने के हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो पहले हम उन स्टेप्स को थोड़ा लिख लेते हैं ताकि हमें चैप्टर को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखिए वो स्टेप्स आपके कौन से रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमारा होगा ड्रॉ द डायग्राम। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका हमें क्या बनाना होगा, उसका डायग्राम बनाना होगा। क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ डायग्राम सही बनेगा तो उसके बाद ही क्वेश्चन आगे कंटिन्यू आप सही से कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा हो गया कि हमें डायग्राम सही बनाना है। सेकंड स्टेप जो हमारा है वो देखिए क्या है। सेकंड स्टेप अगर हम देखें स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, जो भी हमने डायग्राम बनाया है उसके बाद हमने क्वेश्चन को रीड करना है ढंग से और देखना है कि हमें, जैसे मैंने लिखा है कि एरिया अंडर द कर्व है, तो कौन सा एरिया हमें निकालना है, उसको हमें क्या करना होगा, उस एरिया को हमें शेड करना होगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा वो होगा शेड द रेलिवेंट एरिया। जो भी एरिया आपको शेड करना है वो आपको क्वेश्चन से आइडिया लगेगा कि मुझे कौन सा रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो उतना एरिया आपको क्वेश्चन में क्या करना होगा, उसको शेड करना होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी होगी जिसे कहते हैं चेक द सिमेट्री। अब ये सिमेट्री का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है। तो स्टेप नंबर 1 तो हो गया कि डायग्राम बनाओ। स्टेप नंबर 2 में मैंने पहले बोला कि आपको जो भी एरिया शेड करना है वो आप चेक करिए, उसको आप शेड करें और उसके बाद सिमेट्री को देखें। ये अपना ऑडियो ऑफ रखिए जिस बच्चे का ऑडियो ऑन है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा सिमेट्री को देखना। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसमें सिमेट्री का क्या मतलब होता है। तो जैसे सपोज करिए कि आपने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया, ये एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। आपने इस तरह से डायग्राम बनाया, ये एक पैराबोला है यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखिए ये। अब सपोज करिए कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये एरिया फाइंड करना है। ये देखिए जो मैंने अभी एरिया शेड किया है ये आपको पूरा एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो अगर हम इस एरिया को देखें और इसका कुछ नेमिंग कर दें, जैसे ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बीच में बी ले लेते हैं, ये सी हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर जो एरिया मेरे को फाइंड करना है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको सिमेट्री कहते हैं, चेक द सिमेट्री। सिमेट्री मतलब ये होता है कि क्या जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं कहीं वो सिमेट्रिक तो नहीं है। तो अगर जैसे मैं देखूं जो एरिया मुझे पूरा फाइंड करना है ये सिमेट्रिक शेप में है, जैसे कि जितना हिस्सा इसका ऊपर है, आप ये देखिए कि जितना हिस्सा इसका अबव द एक्स एक्सिस है उतना ही एरिया आपको बिलो द एक्स एक्सिस भी दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि वहाँ पर ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए बस, तो आप क्या करें कि पूरे एरिया पे फोकस ना करें, फिर उसके पर्टिकुलर जो एक पार्ट है उस पर फोकस करें। जैसे मैं ऐसा फोकस किस पे, ओ ए बी पे फोकस करूँगा मैं खाली। तो यहाँ पर अगर मैं खाली ओ ए बी पे फोकस करूँ, जो एरिया ऑफ ओ ए बी है, तो इससे मैं पूरे फिगर का एरिया निकाल सकता हूँ। मतलब आप इसमें ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ओ ए सी ओ,
मतलब जब भी हम इस चैप्टर में ना एरिया लिखेंगे, लेबल करेंगे ना, तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया आपको एंड भी वहीं करना है। मतलब फिगर जो होना चाहिए एकदम क्लोज होना चाहिए। जैसे मैंने देखो कैसे स्टार्ट किया था, ओ ए सी ओ, तो ओ ए सी ओ, तो मैंने शुरू भी ओ से किया और एंड भी मैंने ओ पे ही करा है। तो लिखने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस ओ ए सी ओ का पूरा एरिया निकालना है, तो उसके लिए सिर्फ मैं किस पर फोकस करूंगा, मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। और अगर मैं एरिया ऑफ ओ ए बी ओ निकाल लूँ और उसका ट्वाइस कर दूँ, तो फिर जो एरिया मेरे को चाहिए वो मेरे को मिल जाएगा आराम से। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि जो आपने डायग्राम बनाया उसके अंदर सिमेट्री आपको मिल रहा हो। सिमेट्री इन द सेंस कि जो शेप होगा उस एरिया का वो सिमेट्रिक रहेगा। मतलब जितना वो, जैसे मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं, जितना ये अबव द एक्सिस है उतना बिलो द एक्सिस है। तो उस केस में आप ऐसे काम कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैं एक और फिगर इसमें दिखाता हूँ बना के। अब जैसे सपोज करिए कि आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, ये देखिए। इसमें हमारे पास एक सर्कल है सपोज करें, और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब मुझे इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है ना। अगर सपोज करिए कि मुझे इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो मैं सिर्फ इसके इतने हिस्से पे फोकस करूंगा। ये देखो, क्यों? क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट है इसका, ये सर्कल का क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट हो गया। तो ये फिगर सिमेट्रिक है। अब जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया आपका क्या कहते हैं, ये जो ब्लू वाला पार्ट होगा उतना एरिया इस ब्लू वाले पार्ट का भी होगा। फिर उतना ही एरिया ये नीचे वाले पार्ट का भी होगा, और उतना ही एरिया जो होगा वो आपका इस वाले पार्ट का भी होगा। तो अगर मुझे इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो मैं सिर्फ रेड वाले पोर्शन पे फोकस करूंगा, मैं सिर्फ इतने एरिया पे फोकस करूंगा, ये देखिए। और इसका एरिया अगर मैं निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उससे मेरे पास पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो ये चीज़ पर आपको काम करना है, बस इसको कहते हैं सिमेट्री। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ भाई, वहाँ पर आपको जो एरिया जो आप फाइंड कर रहे हैं उसमें सिमेट्रिक शेप है उसका, तो वहाँ पर आप सिंपल एक पार्ट पे काम करिए और उसका एरिया किसी तरीके से फाइंड कर लीजिए। ये एक चीज़ आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है आपको, देखिए। तो अगर हम स्टेप नंबर थर्ड पे आते हैं, देखिए। तो अगर हम स्टेप नंबर 3 देखें, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है। जैसे हम कभी भी क्वेश्चंस करेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा कर्व्स हों। जैसे अभी तो आपको यहाँ पे एक ही कर्व दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे पैराबोला है, यहाँ पे सर्कल है, और कर्व नहीं है। जैसे हो सकता है कि आपने जो डायग्राम बनाया उसमें एक साथ दो सर्कल बन रहे हो, या फिर उसमें एक साथ दो पैराबोलाज बन रहे हो, या सर्कल के साथ पैराबोला बन रहा हो। तो उस केस में फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ता है। तो अब जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब मल्टीपल कर्व्स होंगे। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। जो भी आपको कर्व्स वहाँ पे दे रखे हैं, उनका जो भी आपका क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप उसको फाइंड कर लेंगे। अब उसको फाइंड करने से आपको मिलेगा क्या, है ना। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ कर्व्स, जो कि आपको क्या लाके देंगे, टू गेट लिमिट्स फॉर इंटीग्रेशंस। इससे आपको क्या मिलेगा, लिमिट्स मिलेंगी किसके लिए, फॉर इंटीग्रेशन। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो जब आप यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको लिमिट्स भी चाहिए होंगी, है ना। अपर लिमिट, लोअर लिमिट जिसको आप कहते हैं, तो वो लिमिट आपको इन्हीं इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, और उन इंटरसेक्शन पॉइंट से ही मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस मिलेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप के पास चलते हैं, जो कि हमारा होगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें ये करना होता है, क्योंकि अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं। तो ये आपको आइडिया लगाना होता है कि आपके क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में करना होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे कि आइदर यू गो फॉर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें, या फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लें। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक्सप्रेस एरिया इन टर्म्स ऑफ डी एक्स, या फिर इन टर्म्स ऑफ डी वाई। तो अगर आप डी एक्स करेंगे तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और अगर आप डी वाई करेंगे तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। अब ये कैसे चूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 5। फिर आप उसको सॉल्व करें यूजिंग
बेसिक इंटीग्रेशन, जो भी इसमें बहुत हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं लगने वाला, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशंस होती हैं जो बच्चा आराम से कर सकता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं, अगर इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हो। और इसी तरह से फॉलो करें जैसे मैंने बताया है। पहले डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाने के बाद देखें कि कौन सा एरिया आपको निकालना है, उसको शेड करें। अगर वहाँ पे सिमेट्री है तो उसको ध्यान में रखें। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें कर्व्स के, जिससे कि आपको लिमिट्स मिलेंगी इंटीग्रेशंस की, अपर लोअर लिमिट्स मिलेंगी। स्टेप नंबर 4 में ये देख लें कि आपको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है कि वाई करना है, और लास्ट स्टेप में फिर आप इंटीग्रेशंस कर लें। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो ज़रूर क्वेश्चंस बना पाएंगे। बट अभी मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक आइडिया दूंगा कि कैसे हम इस चैप्टर पे काम करेंगे और फिर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल पाएंगे। मतलब ये 5 जो स्टेप्स मैंने लिखाए हैं इनको कैसे यूज़ करना है आप, ठीक है। तो फटाफट सभी बच्चे इनके स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पहला स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। अब उसके बाद ये सेकंड लीजिए, ये आपका सेकंड स्क्रीनशॉट होगा। चलिए, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको देता हूँ, और साथ साथ बताता हूँ कि ये 5 स्टेप्स आपको कैसे वहाँ पे यूज़ करने होंगे। आइए, जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ आपके लिए। और मान लेते हैं कि ये हमारा कोई कर्व है, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक कर्व बना दिया, ये देखिए। और इस कर्व के अंडर का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। और जो एरिया मुझे फाइंड करना है उसका यहाँ से इसके बीच में, क्योंकि जो एरिया, जो भी एरिया होगा वो क्लोज फिगर होगी एक, है ना। तो इसका एरिया का अंडर जितना भी इसका इसके अंदर का एरिया होगा ये मुझे सारा फाइंड करना है, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं कोई नाम देना चाहूँ तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। तो इस पूरी फिगर का मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और इधर ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एरिया जो है वो फाइंड करना होगा तो उसका जो लॉजिक है देखिए वो यहाँ पर क्या रहता है। अब हम करते क्या है कि जैसे मान लो कि ये जो इसकी जो जहाँ से ये कर्व स्टार्ट हो रहा है उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हम ए मान लेते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली में ए को डिनोट कर रहा है। मतलब कि जैसे इसको यहाँ लिख देते हैं ए, और डी को यहाँ लिख देते हैं। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। मतलब आपको ए से लेकर बी के बीच में जो भी एरिया है वो आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। अब इस पूरी फिगर का जो एरिया है ये हम कैसे निकालेंगे, इसी को हमें जो है दिमाग लगाना है। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रिप कहलाता है, इसको कहते हैं स्ट्रिप। तो ये हमने यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप बनाई, ये देखिए इस तरह से। ये बहुत ही मतलब कि ऐसी स्ट्रिप है जिसकी जो विड्थ है ना वो बहुत ही कम है। मतलब इसकी जो विड्थ होगी वो बहुत ही कम है, ठीक है। अब जैसे इसकी विड्थ जो है वो एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रही है। देखो जितना भी ये एक्स का पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक, उतना ही इस स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप मैंने यहाँ पे बनाई है उसका भी उतना ही विड्थ यहाँ पर होगा। तो अभी जो इसका विड्थ होगा यहाँ पे वो डी एक्स होगा, है ना। इसकी विड्थ को हम डी एक्स मान लेते हैं, क्योंकि ये जो उसका विड्थ है, छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको दिख रही होगी, ये जो मैंने बनाई है क्या है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसका विड्थ है यहाँ पर डी एक्स है। तो हमें क्या करना होता है कि एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेनी होती है ऑफ विड्थ डी एक्स, ठीक है। अगर आप उसको एक्स एक्सिस पे बनाओगे तो उसका विड्थ डी एक्स होगा। अगर मैं उसी को वाई एक्सिस पे बनाऊंगा, सपोज करिए कि आप, अभी मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट फिगर में, तो अगर मैं स्ट्रिप को वाई एक्सिस पे भी बना सकता था तो फिर उसकी विड्थ जो होगी वो डी वाई हो जाएगी। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, है ना, मैं आपसे पूछूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया मेरे को निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब मेरे को इसकी ब्रेथ भी चाहिए होगी, है ना। तो इसकी जो ब्रेथ होगी वो वाई पे डिपेंड करेगी, है ना। ये देखिए अगर मैं यहाँ से आप, सॉरी इसकी लेंथ, ब्रेथ तो मेरे पास आ गई है, विड्थ जो डी एक्स है। अब मेरे को इसका लेंथ फाइंड करना होगा, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो वाई के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा अगर हम ये निकालेंगे तो ये वैल्यू वाई पे ही तो डिपेंड करेगा, है ना। ये जो वैल्यू है ये वाई पे डिपेंड करेगा। और अगर ये जो फंक्शन है, क्योंकि ये जो कर्व बना होगा ये कोई ना कोई फंक्शन होगा, तो अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये जो y की वैल्यू है
ये एक्चुअली में आपकी फंक्शन की वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी पुट करेंगे तो उससे जो वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू होती है, जो कि हमारे लिए फिर एफ ऑफ एक्स भी हम उसी को कहते हैं। तो अगर अब हम इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल एरिया होगा, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पे डी ए। तो डी ए क्या है? डी ए का मतलब हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, जो कि मैंने यहाँ पे ले रखी है। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप यहाँ पर होगी उसका एरिया जो होगा वो वेरी स्मॉल होगा, दैट इज डी ए, और इसकी जो लेंथ होगी वो वाई होगी। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते थे। तो इसका जो लेंथ है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का वो वाई के बराबर होगा। तो डी ए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस वाई को डी एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ से आएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये जो आप देख रहे हैं वाई वाला जो पार्ट है ये उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का लेंथ है, और ये वाला जो पार्ट आप नीचे देख रहे हैं ये उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का क्या है? ब्रेथ है। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये आपको लाके देगा उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया। लेकिन हमें अब क्या करना है? हमें तो पूरे कर्व का एरिया निकालना है। दैट मीन्स कि हमें जो एरिया फाइंड करना है वो तो ये पूरे कर्व का एरिया निकालना है हमें, है ना। ये जो मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ, देखिए हमारा मकसद तो ये है कि हमें इस पूरे कर्व के अंडर का जो एरिया है ये हमें फाइंड करना है। तो अगर आप बच्चे अब दिमाग लगाएं तो ऐसी यहाँ पर बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आप बना सकते हैं, ऐसी, है ना। जैसे मैं इसको दोबारा यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो जैसे अगर आप इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं तो आपने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऐसा ये बनाया, फिर एक ऐसे बनाया, फिर एक और बनाया, फिर एक और बनाया, ऐसे यहाँ पर इन्फानाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन सकती हैं ऑफ विड्थ डी एक्स। बन सकती है कि नहीं बन सकती? तो अगर मैं इन सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरिया को समराइज कर दूं, है ना, ये देखो ना, सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैंने बना दी यहाँ पर। मैंने तो आपको एक दिखाई थी ऊपर, ये देखो जैसे मैंने एक दिखाई थी ऐसे। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी बनेंगी, एक और बना सकते हैं उसके आगे, फिर ऐसी एक और बना सकते हैं, ऐसे एक और बना सकते हैं। मतलब पूरे इस कर्व के अंडर जितनी भी स्ट्रिप बनेंगी, अगर उन सारी स्ट्रिप्स का, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया अगर हम फाइंड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पूरे कर्व का एरिया मिल जाएगा। तो वो काम हम कैसे करेंगे? उसके लिए ही हमारे लिए यहाँ पर हेल्प करेगा कौन? इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे इसको बोथ साइड। तो इंटीग्रेट जैसे ही हम इसको करेंगे यहाँ पर बोथ साइड, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से? डी ए। और यहाँ पर भी आपका इंटीग्रेशन होगा वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा, अब इसमें लिमिट लगेगी, है ना भाई, कहाँ से कहाँ तक करना है। तो वो आप देखिए कि जो आपकी कर्व की स्टार्टिंग वैल्यू थी वो ए थी, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो फाइनल लिमिट था उसका वो बी था। तो इसका जो इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा फ्रॉम ए से लेकर बी तक। तो अगर आप ए से बी तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे वाई डी एक्स लेकर, और वाई क्या है? आपका फंक्शन है, तो बाद में फिर क्या होगा? ये जो डी ए का इंटीग्रेशन होगा वो तो ए बन जाएगा, तो उससे तो हमारा एरिया आ जाएगा। और y की जगह पर यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप डी ए लिखिए, और ऑटोमेटिकली ये जो y होगा ये आपका फंक्शन ही है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो भी आपका फंक्शन है, नहीं तो आप y भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो भी सॉल्व करके आपका आंसर आएगा वो ही आपको इस पूरे कर्व का जो भी एरिया होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो ही आप इस पूरी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर हम एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाते हैं उस एरिया के अंडर में, और ऐसी फिर वहाँ पर काफ़ी सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को एज्यूम करते हैं, और उसको लोअर लिमिट जहाँ से हमें स्टार्ट करना है इंटीग्रेशन और कहाँ पर हमें एंड करना है वो तो हमें क्वेश्चंस के डायग्राम को बना के पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये एंड होगा, और उसको वहाँ से लेके वहाँ तक अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो फिर हमें अपने कर्व के अंडर का जो भी एरिया होगा वो हमें वहाँ पे मिल जाएगा। तो यही लॉजिक के साथ जो है हमें यहाँ पे चलना होगा, और तभी हम जो है इस तरह के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जरूरी नहीं है कि आप, अब जैसे अगर आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान लो कि आपने एक्स एक्सिस बनाई है तो आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा।
लेकिन अगर हम इसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को वाई एक्सिस पे बना लेते हैं, मतलब ये डायग्राम आपका ऐसे भी बन सकता है, हो सकता है कि जिस फिगर पर आप काम कर रहे हो वो फिगर आपको कुछ ऐसी दिखाई दे, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो फिर यहाँ पर आपका एरिया इस तरह से आ जाएगा, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन होगा। तो फिर आपका जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगी वो इधर बनेगी, ये देखिए इस तरह से। और इसकी जो विड्थ होगी फिर वो y पे डिपेंड करेगी, दैट मीन्स dy, और इसकी जो लेंथ होगी वो x पे डिपेंड करेगी। तो उस केस में जब बच्चे आप एरिया निकालेंगे तो डी ए की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, ए से बी। ये आपका इनिशियल वैल्यू ए रहेगा, फाइनल वैल्यू बी रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस बार आएगा एक्स डी वाई। तो इट डिपेंड्स कि जो आपने स्ट्रिप बनाई है वो किसके ऊपर बनाई है, वो आप जो एरिया निकाल रहे हैं वो कौन सी एक्सिस के थ्रू निकाल रहे हैं, जो आपकी लिमिट्स हैं वो कहाँ पर है। मेन लिमिट्स होती हैं, अगर आपने लिमिट एक्स एक्सिस से ले रखी है तो आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अगर आपने लिमिट्स वाई एक्सिस से उठा रखी है, जैसे आप देख सकते हैं मेरी जो लिमिट्स हैं यहाँ पर ए और बी वो वाई एक्सिस के ऊपर हैं, तो फिर मेरे जो इंटीग्रेशन होगा वो वाई के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि डी वाई। तो जो कि हमने स्टेप में भी लिखा था कि हमें ये देखना पड़ता है, ऊपर भी हमने लिखा था, ये देखो, एक्सप्रेस द एरिया इन टर्म्स ऑफ डी एक्स और डी वाई। तो वो कैसे होगा, वो आप पे आपकी लिमिट्स डिसाइड करेंगी, जो हमारा स्टेप नंबर 3 था वो डिसाइड करेगा। अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट में लिख देते हैं इस बात को, ताकि बच्चे को कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अगर आपको लगता है कि आपने जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस हैं, जो आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपकी कहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम एक्स एक्सिस से आ रही हैं, आपको लगता है कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो एक्स एक्सिस से हम उठा रहे हैं, तो देन आप जो इंटीग्रेट करेंगे वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि फिर आप डी एक्स के साथ जाएंगे। और आपको लगता है कि नहीं, हमने जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो उठाई हैं वो वाई एक्सिस के उठाई हैं, हमने एक्स से नहीं उठाई हैं। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपको लगता है कि आपने वाई एक्सिस से उसको लिया है, तो देन फिर आपका जो ये इंटीग्रेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, मतलब कि आप डी वाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप इस तरह से ध्यान रखते हैं तो आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो लॉजिक यही होता है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एज्यूम की जाती है और उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऐसी बहुत सारी एज्यूम की जाती हैं और उसको फिर लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट किया जाता है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व किया जाता है, तब हमें उस कर्व का अंडर द एरिया जो भी उस लिमिट के अंडर होता है वो हमें मिल पाता है। अब ये चीज़ें और अच्छे तरीके से तब समझ में आ जाएंगी जब हम इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे। बट अभी तक जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो अगर आपको क्लियर हो रही हैं, पहले आप वो बताइए। चलिए बच्चे बताइए, अभी तक जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसके ऊपर काम करना है और क्या ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का क्या रोल है, या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा हो सकता है अलग हो, लेकिन साइंस वाले बच्चे इससे बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये चीज़ें कर चुके होंगे पहले भी। फिज़िक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर भी हम इस तरह की डेफिनेट इंटीग्रेशंस का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी जो मैंने अभी समझाई है। ठीक है, तो आई होप सबको ये मेरी बातें क्लियर हो गई हैं। बट अब जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए। अब इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर एक बात और बताई थी कि जैसे कि आपने जब आप इंटीग्रेशंस बना रहे थे तो वहाँ पर कुछ हमारे प्री डिफाइंड फॉर्मूले थे, मतलब ऐसे फॉर्मूले जो ऑलरेडी डिफाइंड हो चुके थे। तो उसी में मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला है हमारे पास जो ज़्यादातर इस चैप्टर में यूज़ होता है, तो वो मैं दोबारा लिखना चाहूँगा एक बारी और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वो फॉर्मूला कौन सा है वो हम थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे नोट में। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला यूज़ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को लर्न करना होगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू, इसका इंटीग्रेशन जो होता है एक्स बाई टू और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो ये फॉर्मूला सभी बच्चे लर्न कर लें क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है और क्वेश्चंस करने होंगे। बाकी तो नॉर्मल इंटीग्रेशंस रहेगी जो हर कोई बच्चा कर सकता है आसानी से। चलिए, तो इनके प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ये लीजिए। चलिए, पहला स्क्रीनशॉट आई होप सबने ले लिया होगा।
उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट ये लीजिए, ये दूसरा स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए सेकंड स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, उसके बाद ये थर्ड ले लेंगे। ठीक है सर, तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं एक बहुत एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपको मेरी बातों जो भी मैंने अभी बताई हैं वो आपको सही से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आइए। आपने देखा होगा कि आप अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आइए उसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी से आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यही करा रहा हूं कि प्रूफ दैट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, प्रूफ दैट एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर इज पाई ए स्क्वायर। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ये कोई एक सर्कल है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह के सर्कल्स होते हैं, लेकिन ये जो सर्कल हमें दे रखा है, ये सर्कल का खास बात ये होती है कि इसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पे होता है। ठीक है, तो उसी सर्कल का एरिया हमें निकालना है और आंसर लाना है। इसका एरिया जो होगा वो पाई ए स्क्वायर होगा। तो आइए इस बात को हम प्रूव करते हैं। चलिए, तो आइए ये काम कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही चलना है बच्चे। ठीक है, स्टेप नंबर 1, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि जो सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे पहले, क्योंकि सर्कल का सेंटर चाहिए होता है। तो उसका सेंटर है ओरिजिन, और उसके साथ साथ इसका रेडियस चाहिए होगा। तो उसका जो रेडियस है वो आपके लिए कितना है, ए है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है वो आपके लिए कितना है, रेडियस इज ए यूनिट। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। यहाँ से हमारे पास सेंटर आ गया सर्कल का, रेडियस उसका ए यूनिट है। तो उसके हिसाब से हम पहला स्टेप करेंगे। पहला स्टेप होता है डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, इसमें पहले वाई एक्सिस बनाएंगे। जो भी डायग्राम बनेगा वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ही बनेगा, ये ध्यान रखिए। तो ये हमने एक डायग्राम यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पर अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे रहेगा। ठीक है सर, तो ये हमने एक सर्कल बना लिया, देखिए, जिसका जो सेंटर है आप देख सकते हैं वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। ये हमने एक सर्कल बना लिया। अब इसका जो सेंटर है ये ओरिजिन पर है, तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हम 0 0 ले लेंगे। और क्योंकि इतना इसका रेडियस है ये, तो इसका जो ये एंड वाला पॉइंट होगा, ये वाला, ये अगर रेडियस इसका ए है तो ये पॉइंट आपके लिए a,0 होगा। और क्योंकि हमें इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो सेकंड स्टेप क्या था कि जो भी आपको एरिया निकालना है उसको आप शेड करिए, उसको आप शेड करें। लेकिन हम यहाँ पर निकालना तो पूरे सर्कल का एरिया चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, मैंने कहा था ना इसमें सिमेट्री आ गई, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है यहाँ पर। तो हम किसी भी एक क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारी बात बन जाती है। तो अभी हम यहाँ पर जो एक क्वाड्रेंट है हमारे पास, उसको हम यहाँ पर शेड कर देते हैं। ये देखिए, तो मैंने इतना एरिया भी शेड किया है कि मैं इतना एरिया निकालूंगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास इस पूरे सर्कल का जो भी एरिया है वो आ जाएगा। अब हमें ये दिमाग लगाना होगा, अगला स्टेप हमारा ये होता था कि जो हमारी लिमिट्स होंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कर्व्स तो हैं नहीं, तो लिमिट्स तो आसानी से देखी जा सकती हैं कि हाँ भाई, अगर बच्चे आप एक्स एक्सिस पे काम करते हैं तो आप ये देखो कि जो कर्व आपने लिया है ना, जैसे आपने जो कर्व जिस पे फोकस आप कर रहे हैं वो ये वाला हिस्सा है खाली। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस कर रहे हैं ना, इतने हिस्से पे तो फोकस कर रहे हैं। ये देखिए, आप इतने हिस्से पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आप देखिए कि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। अब आप देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आप वाई एक्सिस का भी यूज़ कर सकते हैं और एक्स का भी, मतलब जो स्ट्रिप हमें बनानी होती है। लेकिन देखो, अगर फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो वहाँ पर हम स्ट्रिप्स नहीं दिखाते हैं फिर, क्योंकि फिर हमें काफ़ी सारी स्ट्रिप्स जो है बनानी पड़ती है। अगर फिगर बहुत सिंपल है तो वहाँ पर आप अपनी स्ट्रिप दिखा सकते हैं। जैसे अगर ये फिगर मेरे को सिंपल दिखाई दे रही है तो मैं यहाँ पे टीचर को एक स्ट्रिप ऐसे बना के दिखा सकता हूँ, ये देखिए ऐसे। लेकिन आप मुझे ये काम आगे सभी क्वेश्चनों में करता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रिप्स हमें बनानी पड़ती हैं। लेकिन आप बना पा रहे हैं तो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप ये स्ट्रिप जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऐसे बनानी थी, आप चाहते तो इसको वाई एक्सिस के थ्रू भी बना सकते थे। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एरिया जो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करके निकालना है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करके निकालना है। अगर यही क्वेश्चन आप वाई के थ्रू बनाना चाहते हैं तो अभी आप उसको भी मैं बता दूंगा, पहले आप इसको एक्स के थ्रू होता हुआ देखिए कि मैं इसको एक्स के थ्रू कैसे बना रहा हूँ। तो अगर आप अब फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया कि हमने डायग्राम बना लिया, सिमेट्री देख ली। थर्ड स्टेप हमारा होता है लिमिट, कि हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कर्व का जो सबसे स्टार्टिंग वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर आप फोकस करें। तो एक्स एक्सिस पर इसको लेबल कर लेते हैं एक बारी पहले। तो ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो बेसिकली हम इतने फिगर का एरिया निकालेंगे और उसके बाद उसको 4 से इंटू कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हैं कि अगर हमें इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल अगर हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? तो आप देख सकते हैं इसकी जो हमने जो लिमिट हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस का जो सबसे इनिशियल पॉइंट है उसका वो ओ पॉइंट है, जहाँ से वो कर्व स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, और ख़त्म वो कहाँ पर हो रहा है? देखिए ए पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो ओ जो ओरिजिन है उसका एक्स वाला पॉइंट, आपको सिर्फ एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है, ठीक है, वाई पे कोऑर्डिनेट पे फोकस नहीं करना है। तो आपका एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो जीरो वाला पॉइंट है उसका क्या है, ओरिजिन वाला पॉइंट है उसका क्या है? जीरो है। तो आप जीरो से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? ए तक, क्योंकि देखो ना ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। आप कर्व पे फोकस करिए, ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होके यूँ जा रहा था, तो इसने इसका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन पे रहेगा और इसका जो फाइनल पॉइंट रहेगा वो ए पॉइंट पे रहेगा। तो ओरिजिन का एक्स एक्सिस जो पॉइंट है वो जीरो है और ए जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स का पॉइंट जो है वो ए है। तो हम इसको जीरो से लेकर ए तक क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। और फिर उसके बाद कौन आएगा? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्स से लिमिट ली है, तो यहाँ पे डी एक्स आएगा और साथ में कौन आएगा? वाई, क्योंकि अगर आप डी एक्स लिख रहे हैं तो इंटू में वाई होगा, अगर आप डी वाई लिखेंगे तो इंटू में एक्स होगा। तो अब हमें यहाँ से y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर y का कोई काम नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये y कहाँ से आएगा? तो जो भी कर्व आप जिस कर्व को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है वहीं से y आएगा। अब ये कर्व कौन है? सर्कल है। तो हम सर्कल की जो इक्वेशन हमें टीचर ने दे रखी है वहीं से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर बच्चे आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें तो वो आपको मिलेगी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आप चेक कर लीजिए सभी बच्चे कि अगर हम इस सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगी, क्योंकि तभी तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लास्ट में हमें ये जरूर करना है कि जब हम लास्ट स्टेप अपना कर रहे हो इंटीग्रेशन करने वाला, तो हम y की वैल्यू वहाँ पे पुट करें, कहाँ से? अपने कर्व से। तो आइए इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जीरो से a आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट में डी एक्स। तो ये तो हमारा पूरा फॉर्मूला ही होता है। अभी तो मैंने ऊपर बताया, ये तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। ये देखिए ऊपर मैंने दिखाया था आपको। तो ये सीधा आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। और अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज़ मैं और बताना भूल गया आपको कि ये जो हम सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे थे, एक मिनट रुकिए, ये जो हम एरिया ऑफ सर्कल जो हम फाइंड कर रहे थे वो 4 टाइम्स था। 4 टाइम्स था किसका? किसके एरिया का? वो 4 टाइम्स था एरिया ऑफ ओ ए बी ओ का। ठीक है सर, ये थोड़ा सा मिस आउट हो गया था स्टार्टिंग में। तो जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, क्योंकि हमने इतने ही पोर्शन पे काम किया था, जो ये क्वाड्रेंट है यहाँ पर हमने इतने ही पोर्शंस पे काम किया था। तो इसका एरिया का 4 टाइम्स होगा, तो इसलिए इसके आगे यहाँ पर 4 भी आएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये स्टेप थोड़ा सा स्किप हो गया मेरे से, लेकिन क्योंकि जो हमने पहली स्टार्टिंग में देखा था तो हमने सिमेट्री की जब बात करी थी तो वो चीज़ वहाँ पर आ गई। तो आपको पहले लिखना है ये चीज़ कि जो चीज़ का आप एरिया पूरा निकाल रहे हैं वो सिमेट्री के हिसाब से कितना 2 टाइम्स है, उसका 3 टाइम्स है कि 4 टाइम्स है। और लिखने का तरीका भी देखिए कि 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, जो मैंने बताया था कि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ये बनेगा 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। और ओ ए बी ओ का जो एरिया आएगा वो आपका इस फॉर्मूले से, मतलब ये जो मैंने इंटीग्रेशन बनाया जीरो से लेकर ए तक आएगा और फिर इंटू में वाई डी एक्स, फिर वाई की वैल्यू जो हमने सर्कल से निकाली और उसको वहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, तो इसके बाद अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये 4 होगा और इसका इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने भी आपको, x/2, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए, साथ में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, फिर आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a,
और इसकी जो लिमिट्स होंगी वो अपर माइनस लोअर, अब जो आपको करना होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन याद ही होगा सभी को। तो पहले आप इसमें सभी में ए डाल देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ मिलेगा a/2, इसके रूट में आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, फिर प्लस में a²/2, फिर आ जाएगा साइन इनवर्स a/a। तो ये हमने कौन सी लिमिट डाल दी, अपर लिमिट डाल दी। देखिए अब माइनस के बाद हम डालेंगे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट अगर आप यहाँ पे x की जगह पे जीरो रखोगे तो उससे पूरी ही वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, और प्लस में कौन आएगा, फिर a² आएगा, और उसके बाद साइन इनवर्स जीरो आएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने अपर लिमिट डाली है तो हर x की जगह पर a रख दिया, फिर लोअर लिमिट डाली है तो हर x की जगह पे मैं जीरो रख रहा हूँ। लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं 0/2 करूँगा तो सिर्फ जो प्लस से पहले वाली टर्म है वो पूरी जीरो हो गई, और प्लस के बाद वाली हमें मिलेगा a² साइन इनवर्स जीरो। अब उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास 4 ही रहेगा। आप देख सकते हैं ये वाली टर्म भी पूरी जीरो हो गई, क्योंकि a² माइनस a² जीरो होता है। अब ये a² हो गया, और यहाँ मिला आपको साइन इनवर्स के साथ 1, ठीक है। और इधर से आप अगर आप देखें तो ये टर्म पूरी ही जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स जीरो का आंसर भी जीरो ही होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे जीरो होता है। तो इसलिए इधर जो आपकी माइनस के बाद वाली सारी वैल्यू जीरो हो चुकी है। तो फाइनल आंसर जो सर अब हमारे पास आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है। अब हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 4a² और इधर से हमारे पास बच रहा है साइन इनवर्स 1। तो इधर से आपका हो जाएगा ये 2a², और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पे, तो आपको अंदर लिखना पड़ेगा π/2। और साइन से जब साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो उसके बाद फाइनल आंसर आपके पास आएगा 2a² मल्टीप्लाई में π/2। तो इधर से ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द आंसर, πa²। और यही तो हमें प्रूव करना है, और छोटी क्लासेस से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। तो ये है उसका प्रूफ, जो कि आपने इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आपने इसको बनाया। तो एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ लॉजिक क्या है। स्टेप नंबर 1 पहले ग्राफ बनाइए। स्टेप नंबर 2 के बाद देखिए कि आपको किसका एरिया निकालना है, उसको शेड करिए। अगर वो सिमेट्रिक है तो उसको ऐसे लिखिए जैसे मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल रहे हैं, और वो सिमेट्रिक फिगर है तो इसलिए हम सिर्फ उसके एक क्वाड्रेंट पे फोकस करेंगे और उसका एरिया निकाल के उसको 4 से इंटू करेंगे। ये काम पहले कर लेना। उसके बाद फिर देखिए जो आपने एरिया लिखा OABO, उतने पोर्शन का एरिया आएगा कैसे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू वाई से आएगा। तो अगर हम एक्स से ले रहे हैं तो लिमिट अगर एक्स से ले रहे हैं तो dx आ जाएगा, तो dx के साथ y आता है। फिर लिमिट चेक करिए, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, उसको लगा दीजिए। फिर लास्ट में आपको y की वैल्यू पुट करनी होती है कर्व की इक्वेशन से, और इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर करिए एंड यू गेट द आंसर। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए। तो मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करी है अभी, और समझ में आना चाहिए सबको। चलिए बच्चे बताइए, क्या आप समझ पाए कि कैसे इस क्वेश्चन को मैंने किया है, और कैसे फिर हमने सर्कल का जो एरिया है वो हमने फाइंड कर लिया है। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो पूछ सकता है, बताइए। बट कॉन्सेप्ट यही है, जो स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए हैं उसी के थ्रू अगर आप चलेंगे तो ईजिली इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप बना पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आना ही आना है। ठीक है, 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है यहाँ से हमेशा। सभी को क्लियर है, सभी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे ही रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, जो भी बच्चे को लग रहा है अगर, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा दोबारा से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। चलिए सबने फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप सेकंड लीजिए। ये सेकंड स्क्रीनशॉट रहेगा आपका। और उसके बाद ये लास्ट लीजिए। एक मिनट, पहले कहाँ तक लिया था आपने।
हाँ, ये लास्ट ले लीजिए। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, आइए उसको बनाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y square equal to x, y square equal to x, and the lines x equal to 1 and x equal to 4 and the x axis. ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, उसने बोला कि आपके पास यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जिनके बीच का एरिया आपको निकालना है। एक तो आपके पास ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो हमें खुद दिमाग लगाना होगा कि ये किसकी इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं ये पैराबोला की इक्वेशन है। उसके बाद हमें दो लाइंस दे रखी हैं, एक्स इक्वल टू 1 और एक एक्स इक्वल टू 4, और साथ में हमें एक्स एक्सिस को भी क्या करना है, यहाँ पे इंक्लूड कर लेना। तो इन तीनों चीज़ों के बीच में जितना भी एरिया होगा, वो एरिया जो है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि हम डायग्राम बनाएंगे। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जो एक्स है, ये कौन है, इट इज़ अ पैराबोला। ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स इज़ अ पैराबोला। और ये कैसा पैराबोला होगा, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा टीचर को, कि ये जो पैराबोला होगा ओरिजिन से पास होगा और एक्स एक्सिस पे बनेगा राइट साइड पे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज अ पैराबोला ऑन एक्स एक्सिस, पासिंग करेगा ये कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन एंड ओपनिंग टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से हमने थोड़ा सा नॉलेज टीचर को दे दिया कि भाई जो पैराबोला है ये कुछ इस तरह का पैराबोला है। तो उसको बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने वाई एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस, और ये हमने अपना पैराबोला बना दिया जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है और राइट साइड पर बना दिया। अब इसके बाद आप देखें कि इसमें दो लाइंस भी हैं, एक x इक्वल टू 1 लाइन है और एक x इक्वल टू 4 लाइन है। तो इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना होगा, दोनों लाइंस को ड्रॉ करना होगा। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब लाइंस के बारे में पढ़ाया था कर्व स्केचिंग में, तो मैंने बताया था कि x इक्वल टू 1 इज अ लाइन पासिंग फ्रॉम 1,0। ठीक है सर, x इक्वल टू 1 एक लाइन होगी जो कि पासिंग थ्रू करेगी कहाँ से, पासिंग थ्रू 1,0 एंड पैरेलल टू किसका, वाई एक्सिस। अब याद करिए, मैंने सब चीज़ें बताई थी आपको। तो x इक्वल टू ए मैंने ऐसे नाम दिया था लास्ट टाइम, तो बट x इक्वल टू 1 जो लाइन होगी वो आपकी 1,0 से पास करेगी और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसी जो नेक्स्ट लाइन है x इक्वल टू 4, वो भी सिमिलरली ऐसी काम करेगी बट वो 4,0 से पास होगी। तो x इक्वल टू 4 जो लाइन है इस पास थ्रू कहाँ से, 4,0 से एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब ये इसके अकॉर्डिंग आप इन लाइंस को यहाँ पे बनाइए। तो देखो दो लाइंस बना लेते हैं पैरेलल लाइंस। एक पैरेलल लाइंस मैंने ये बना दी है, देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक मैंने ये बना दी। अब फर्क इतना है कि जो पहली वाली लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है, देखिए ये एक्स एक्सिस पर कहाँ काटेगी, 1,0 पे। तो ये पॉइंट हमारा 1,0 होगा, और उसके बाद दूसरी लाइन जो है वो कहाँ से पास करेगी, 4,0 से। आ रही बात समझ में। तो डायग्राम हमारा तैयार हो गया। हमारे पास एक पैराबोला था, हमारे पास दो लाइंस थी, हमने उनको बना दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन पैराबोलास और लाइंस के बीच में जितना भी एरिया है वो आप फाइंड कर दीजिए। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब ये जो इनके बीच में ये सारा एरिया आ रहा है, ये पूरी लाइन हो गई, और ये भी नीचे वाला भी आ जाएगा इसमें। इसमें कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
या ऐसे भी लिखा होता है अबव द एक्स एक्सिस। तो अगर वो ऐसे लिखता कि हमें अबव द एक्स एक्सिस लेना है तो फिर हम सिर्फ ऊपर वाला एरिया लेते, फिर हम नीचे वाला नहीं लेते। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें इस केस में फिर दोनों ही जो एरिया हैं वो हमें लेना होगा। ठीक है, अब ये जो एरिया हमें निकालना है, हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये सिमेट्रिक है, जितना हिस्सा इसका ऊपर होगा उतना ही हिस्सा इसका नीचे भी होगा। देखिए ध्यान से, इसको हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब जो एरिया हमें फाइंड करना है उसको हम ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमें निकालना है वो 2 टाइम्स होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, है ना भाई, समझ में आ रहा है सबको ये बात? यही हमारा सेकंड स्टेप था ना कि सिमेट्री को चेक कर लो। फर्स्ट स्टेप तो डायग्राम था, उसके बाद सिमेट्री चेक करो कि जो एरिया आपको निकालना है उसको शेड करो और उसके सिमेट्री के हिसाब से देखो कि आपको क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अगर हम ए बी सी डी ए का एरिया निकाल के उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो उससे पूरी शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा जो हमें चाहिए होगा। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि इसका एरिया कैसे आएगा, ये जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है ये कैसे आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारे जो पॉइंट्स हैं जो ए, क्योंकि हम अगर देखें तो इसका जो इस एरिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमने इसका एरिया निकाल रहे हैं। ये देखो, इतनी फिगर पे फोकस करो सभी बच्चे, इतनी फिगर पे जो ऊपर वाली फिगर है ना, सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करो सभी बच्चे। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ए होगा, आ रही है बात समझ में, और इसका जो फाइनल पॉइंट होगा वो डी होगा, सॉरी डी। तो ए का जो इनिशियल पॉइंट है एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से लिमिट उठा रहे हैं, ये देखिए एक्स है और ये नीचे वाई है, तो हम एक्स एक्सिस से लिमिट उठा रहे हैं, तो हम डी एक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ये देखिए स्ट्रिप ऐसे बनेगी, ये देखिए ये स्ट्रिप बना दी हमने और इसकी जो विड्थ होगी वो डी एक्स होगी। और किसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे आप, 1 से लेके 4 तक, क्योंकि ए पॉइंट में जो एक्स का कोऑर्डिनेट है लोअर लिमिट होगी जो कि 1 है, और डी पॉइंट जो हमारे लिए फाइनल पॉइंट बनेगा अपर लिमिट के लिए उसका एक्स का कोऑर्डिनेट 4 है। तो अगर आप एक्स से लिमिट उठा रहे हैं तो आपको डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है, मैंने आपको बताया था। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन जाएगा 1 से लेके 4 तक, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो इंटू में वाई आएगा। ये तो मैंने आपको बताया था कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है तो वाई आता है, डी वाई के रिस्पेक्ट में होता है तो एक्स आता है। तो बस अब हमारा लास्ट स्टेप ये होगा कि हमें वाई की वैल्यू चाहिए होगी, और वाई की वैल्यू आएगी कहाँ से सर, कर्व से आएगी, है ना भाई। जो हमारा कर्व है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिप है आप देखा उसको सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ये चेक करो कि आपकी जो स्ट्रिप है वो उसको किसको टच कर रही है, तो ये पैराबोला को टच कर रही है। तो पैराबोला ही वो कर्व है जिससे कि हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हमारा जो वाई था एक्स स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर एक्स के बराबर था, तो वाई कितना होगा हमारा, रूट एक्स होगा। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई रूट एक्स, और उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर एंड यू गेट योर आंसर। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 से 4 रूट एक्स डी एक्स। और आपको याद होगा मैंने बताया था रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 एक्स की पावर 3/2, नहीं तो फिर आप एक्स की पावर 1/2 करके भी कर सकते हैं। तो ये 2 बना दी, जिसको लिखिए 2/3। तो जो 2/3 आएगा वो तो कांस्टेंट होगा, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। और उसके बाद एक्स की पावर 3/2 और उसकी पावर 1 से लेके 4 तक हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले अपर लिमिट डालिए इसमें, बाहर तो आपके पास आ गया 4/3, अपर लिमिट डलेगी 4, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और उसके बाद 1 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि 4 की पावर जो 3/2 है क्या होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 की पावर जितनी मर्जी हो उसने 1 ही होना है। और उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा तो अंदर कितना बचेगा 8, क्योंकि 2 का क्यूब हो जाएगा ना, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा पावर में, और 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 - 1, और 8 - 1 कितना होता है आपका 7, और 7 4 सा कितना हो गया 28, तो 28/3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप एक और क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, और स्टेप्स मैंने देखो वही लगाए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डायग्राम बनाइए, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी कर्व क्वेश्चन में दे रखे हैं। सिमेट्री चेक करिए, अगर आपको लगता है कि फिगर सिमेट्रिक है तो एक पार्ट पे फोकस करिए और देखिए कि उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पूरी फिगर का एरिया आ जाए। तो मैंने देखा कि अगर मैं ABCD का एरिया निकाल के ट्वाइस कर दूँ तो उससे मेरे पास पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। फिर ABCD के एरिया फोकस करिए कि उसकी लोअर लिमिट क्या रहेगी, अपर लिमिट लेगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना होगा। और फिर YDX है कि अगर आपको XDY यूज़ करना है वो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए।
उसके बाद फिर y की वैल्यू डालनी होती है कर्व से, और उसके बाद इंटीग्रेट करिए, अपर माइनस लोअर करिए, एंड यू गेट योर आंसर। तो इसी तरह के लॉजिक से क्वेश्चन बनेंगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे। अभी तो बहुत सिंपल कर्व चल रहे हैं, बट प्रोसेस यही रहेगा इनको बनाने का। चलिए बताइए सभी बच्चे, फिर बाकी तो अब अगली क्लास में ही कर पाएंगे।